इस डिजिटल लेंडिंग को समझने के पहले आप हिस्ट्री ऑफ मनी लेंडिंग इन इंडिया को भी समझिएगा जरा। देखो, इंडिया में जो मनी लेंडिंग पुराने समय में रहा है, इट वॉज कंसंट्रेटेड इनटू द हैंड्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। किससे ले लेते थे? अपने परिवार से ले लेते थे, नातेदारों रिश्तेदारों से ले सकते थे, लेते थे कि नहीं लगते थे? और इसके अलावा जरूरत पड़ती थी तो गांव के बनिए से ले लेते थे, गांव के ठाकुर साहब से ले लेते थे, और उस पे ब्याज व्याज देते रहते थे। लेकिन यदि आपको याद हो तो आपने पढ़ा होगा कि मनी लेंडिंग इतना ज्यादा एक्सटॉर्शनिस्ट था कि इट वॉज इन्फेस्टेड विद यूजुरी। It was infested with usury. What is usury? कितने लोगों को पता है यूजुरी का वर्ड? बहुत बढ़िया, ये पुराने लोगों को तो पता होना चाहिए कुछ। और तुम्हें सौजन्या? वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब एक्सटॉर्शनिस्ट लेवल पर है ये। 100 रुपए दिए, बोले महीने के 10 रुपए वापस करोगे ब्याज के, और पहले ही 10 रुपए काट लेते, देते 90 रुपए हैं, और फिर जब लौटाओगे तो 100 रुपए लौटा देना। तो 90 रुपए पे 10 रुपए ले लिया उन्होंने, मतलब 11% से ऊपर का ब्याज है ये। और एक ब्याज और तुम लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है? क्यों भाई? एक ब्याज है जो कितना है आप समझ लो, 3650% है। मतलब 1 लाख रुपए दो और साल के अंत में 4,65,000 रुपए ले जाओ। कभी सुना है इसको? कहां पर सुन लिया भाई? बैंक में। बैंक बेटा देता 5%, 5.5% साल का। 1 लाख जमा करोगे तो 1,05,000 रुपए साल के अंत में दे देगा तुम्हें। यह है बैंक का ब्याज, ठीक है। लेकिन जब हम लोगों ने इस पे एक देखा तो कई सारे लोग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा वेजिटेबल वेंडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, देखे हैं कि नहीं देखे हैं ये लोग? तो जो सब्जी भाजी बेचते हैं, ये सवेरे सवेरे जाकर के किसी से वो 2,000 रुपए ले लेते हैं, बोलते साहब आपको शाम को हम 2,200 रुपए दे देंगे। कितने परसेंट हुआ? 10% हुआ ना? 10%। 2,000 को उन्होंने आलू खरीदा, दिन भर आलू बेचा। जो उन्होंने 10 रुपए किलो आलू खरीदा था, गली मोहल्लों में बेच करके उसको 20 रुपए किलो बेचा उन्होंने। तो उनके 2,000 के 4,000 हो गए, उन्होंने 200 रुपए उनको दे दिया, बाकी अपने खाने खर्चे में खर्च कर दिए, फिर अगले दिन 2,000 ले आए। तो ये 10% पर डे है, इंटू 365 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? ये 3,650, 3,650% हो गया ये। और जरा सोचो, एक आदमी जो यही काम करता है, वो सवेरे सवेरे सब्जी मंडी के पास जाकर बैठ जाता है, 5 लाख रुपए गड्डी लगा करके, आओ ले जाओ। तो 5 लाख रुपए का 10% कितना होता है? 50,000 रुपए। एक दिन का ब्याज 50,000 रुपए है, एक महीने का ब्याज 50,000 इंटू 30, 15 लाख रुपए, और साल भर का ब्याज 1,80,00,000 रुपए है। पैसा कितना लेके बैठा था? 5 लाख रुपया। मतलब उस 5 लाख से उसने 1,80,00,000 रुपए बना लिए साल भर में। ब्याज ब्याज लिया उसने अभी तो ये तो एक्सप्लॉयटेशन है। तो ऐसी चीजें ना हो। लेकिन ये है कि भाई बैंक चूंकि इतने सारे, बहुत सोचना, ये सब पॉइंट्स लिखने वाले हैं। बैंक इतने सारे पेपर वर्क्स करवाता है, फॉर्मेलिटीज करवाता है, कॉम्प्लेक्स कंडीशंस बन जाती हैं। तो ऐसे में क्या होता है? ऐसे में आदमी सोचता कहीं से आसानी से तुरंत मिल जाए हमको, थोड़ा सा ब्याज ही तो लग रहा है, इतना तो कमा लेंगे हम। तो वो ब्याज पे पैसा उठा लेता है।
ठीक है कि नहीं ठीक है, और फिर उसको चुकाता है। कैसे चुकेगा भाई? तो ऐसे जिन लोगों ने ब्याज पे पैसा लिया उनको बहुत घाटा भी होता है। और आप लोगों को पता होगा, पीपल यूज टू कमिट सुइसाइड बिकॉज ऑफ एक्सेसिव बर्डन ऑफ लोन्स एंड इंटरेस्ट। ये भी होता है, क्योंकि हर एक आदमी ये नहीं चाहता ना कि घर पहुंचे शाम को तो कोई गाहक खड़ा है, पैसे लाओ, गाली गलौज करने लगे, घर में पत्नी है, बच्चे हैं, बूढ़ी माँ है, तो आदमी सोचता है रोज रोज किच से अच्छा है सटक लो। तो फिर सरकार ने कानून बनाए, इल्लीगल मनी लेंडिंग नहीं हो सकती है। मनी लेंडिंग के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये खूब ढेर सारी चीजें ये हुई, और इससे धीरे धीरे हमारे यहां पर जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मनी लेंडिंग है वो ठीक हुई। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर में मनी लेंडिंग कौन करता है? बैंक्स करते हैं, कॉरपोरेट बॉडीज करती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज करती हैं, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स करते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज करती हैं, एनबीएफसी जिसको बोलते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। जैसे आपने सुना होगा कि कुछ एनबीएफसी होती है जो आपसे पैसा लेती हैं और फिर आपको कुछ रिटर्न देती हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कि आप गए और कहें कि भाई हमारा पैसा वो विदड्रॉ कर दीजिए, ऐसा नहीं होता उसमें। वो मनी लेंडिंग भी करती हैं, तो एनबीएफसीज हैं। तो इस तरह के लोगों ने काम करना शुरू किया, तो हमारे यहां मनी लेंडिंग वाला मामला थोड़ा सा ठीक हुआ। लेकिन फिर भी कुछ मनी लेंडर्स जो स्क्रूपलस या अनस्क्रूपलस मनी लेंडर्स जो हैं, उन्होंने अभी भी काम जारी रखा। मतलब आपने देखा होगा अखबारों में अक्सर आता रहता है कि लोन चाहिए, तुरंत लोन लीजिए, कोई ज्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं। आपने देखा होगा, यह भी होता है। हो सकता है आपके पास कभी कॉल आता हो कि सर हम लोग लोन देते हैं, आपको कुछ चाहिए क्या, जरूरत है क्या, बताइए। इस तरह का फोन भी आ सकता है। यह भी होता होगा कि आपके पास मैसेज आता हो, वांट क्विक लोन, क्लिक द लिंक बिलो, विद इन 5 मिनट्स यू विल बी गेटिंग द लोन्स। ये भी है। या कॉल दिस नंबर, ये भी हम लोगों को दिखाई पड़ता और ये है। लेकिन हुआ क्या कि ये सबसे हम जब तक निपटते तब तक हमारे यहां आ गया मोबाइल, और मोबाइल में आ गया एप्लीकेशंस, आ गए ना एप्लीकेशंस। और उनमें कुछ एप्लीकेशंस ऐसे आ गए जो कह रहे हैं आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जितना पैसा चाहिए बताइए, उतना पैसा हम आपको देते हैं, इंटरेस्ट रेट इतना देना आपको, खत्म हो गई बात। अब आप सोचो, यदि वो कह रहे हैं आपको कि आप मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए और इसके ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको 1 लाख का लोन चाहिए, आपको 1 लाख तुरंत आपके अकाउंट में मिल जाएगा। लेकिन वो उसके लिए आपका नाम, आपका पता, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपकी फोटो गैलरी, सब कुछ मतलब सब कुछ, आपकी जो लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स हैं वो, आपकी फाइल्स, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, सब उन्होंने निकाल के रख लिया अपने पास। क्योंकि ऐप डाउनलोड किया आपने, सारी परमिशन कट 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 कट, अलाउ ऑल, और आपका मोबाइल भी और आपका कैमरा भी और आपका माइक्रोफोन भी सब उसके पास है। अब आपने पैसा नहीं दिया, मान लीजिए, उधर से फोन आता है, गाली गलौज करेगा, फिर आपके दोस्तों यारों को फोन करके कहेगा इन्होंने पैसा लिए दे नहीं रहे। वो कुछ कहेंगे तो वो आपकी एक फोटो गैलरी से एक फोटो निकाल के दे देंगे, जो हो सकता है कुछ अच्छी ना लगे आपको फोटो। है ऐसा कि नहीं है?
ये सब चीजें तो नॉर्मल है ना। तो इन एप्स के जो ये इल्लीगल एप्स हैं, इन इल्लीगल एप्स की वजह से हमारे यहां ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई, एक्सटॉर्शन शुरू हो गया। पैसा दे दिया, उसके बाद भी कहेंगे पैसा दो नहीं तो तुम्हारा ये वीडियो लीक कर देंगे हम। अब लो, ऐसा कि नहीं है? तो जब ऐसा होने लगता है तो फिर आरबीआई ने कहा कि हम एक गाइडलाइन देते हैं, ये इल्लीगल ऐप वाली चीजें खत्म की जाएं। ठीक है, क्लियर? तो आपने अभी खबर पढ़ी होगी कि कुछ लोग बड़ी अर्ली मनी की जरूरत होती है, युवाओं में भी ये क्रेज चलता है। तो उसमें लिखा रहता है आइए नौकरी पाइए, आपको हिंदी बोलनी आती है, आपको इंग्लिश बोलनी आती है, आइए और हम इंडिया में कहीं पर भी आपको नौकरी दे देंगे। तो इंडिया में जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं, तमिल बोलने वाले लोग हैं, तेलुगु बोलने वाले हैं, कन्नड़ बोलने वाले, अलग अलग भाषा के लोगों को उन्होंने लाख लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए महीने पर रख लिया और उनसे कहा कि भाई देखिए, आपको जो नौकरी करनी वो नेपाल में करनी है। इंडिया की पुलिस इंडिया में ही जाएगी, नेपाल में तो नहीं घुसेगी एकदम से। तो उन्होंने अपना पूरा का पूरा सिस्टम नेपाल में स्टेब्लिश कर दिया। जो सर्वर है, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको सबको इंडिया से ले जाके वहां बैठा दिया और लाख सवा लाख रुपए सैलरी देनी शुरू कर दी। बोले आप ये काम करो, वो ये काम कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि वो इलीगल एक्टिविटी में शामिल हो गए हैं। उनको तो ये पता मनी लेंडिंग का काम करवा रहे हैं, हमको ये करना है, खत्म होगी बात। दे नेवर न्यू दैट दे आर नॉट इन्वॉल्व इन illegitimate activities which will lead to severe punishment in the court of law. कठोर दंड मिलेगा न्यायपालिका से, ये उनको नहीं पता है। लेकिन ये उस में फंस गए। तो मैं हमेशा कहता हूं इजी मनी इज नॉट अ मनी एट ऑल। इजी मनी कोई चीज नहीं होती है। यू अर्न, यू इन्वेस्ट, यू अर्न, यू इन्वेस्ट, तभी आप आगे बढ़ते हो। आप सोचो कि आज आप आए हो और अचानक से अरबपति बन जाओगे, तो नहीं होगा। हो सकता है 1 in a trillion कोई बनता हो, लेकिन हम उसको मानते नहीं हैं। हम ये मानते हैं कि हार्डवर्क एंड सस्टेन्ड एफर्ट्स आर मैंडेटरी टू बिकम रिच, एंड इफ यू आर डूइंग इट ऑनेस्टली यू विल बी हैप्पी टू। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ये जो चीजें हैं, इसमें अभी जो लीगल सिस्टम है वो कौन कौन से लीगल सिस्टम है? प्रेजेंट लीगल नॉर्म्स, एक है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसमें क्या कहा गया है दीक्षा? इसमें यह कहा गया, मैं अभी डिजिटल लेंडिंग की बात कर रहा हूं, कि फॉर डिजिटल लेंडिंग all banks means all banks have to be registered under RBI. सभी बैंकों को आरबीआई से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा यदि डिजिटल लेंडिंग आपको करनी है। देन आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934, this is for NBFCs, this is for नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, NBFCs। जैसे सहारा चलती थी ना, वो NBFC थी। तो NBFC जो है वो भी लेंडिंग कर सकते हैं, उनके लिए इस एक्ट में आना पड़ेगा। कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013, they have to be registered and regulated by Ministry of Corporate Affairs. Ministry of Corporate Affairs. They are registered and regulated by Ministry of Corporate Affairs. This is for the companies. These companies are known as Nidhi companies.
दीज कंपनीज आर नोन एज निधि कंपनी। ये प्री के लिए कहीं पर डॉट बना करके लिख लेना कि किसको हम निधि कंपनीज बोलेंगे। देन चिट फंड एक्ट 1982, चिट फंड एक्ट 1982। तो जो चिट फंड कंपनीज हैं वो इसके अंडर रेगुलेटेड हैं, ठीक है। इट इज अ सेंट्रल एक्ट इंप्लीमेंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। इट इज अ सेंट्रल एक्ट इंप्लीमेंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। अब देखो हमारे पास ये बड़ी सरल सी कहानियां आ गई कि नहीं आ गई। हमने कहा था ना कौन कौन कर सकता है, बैंक कर सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉडीज कर सकती हैं, एनबीएफसीज कर सकती हैं, और ये छोटी वाली जो चिट फंड कंपनीज हैं जो आपसे 2-2 रुपया लेके जाती हैं और कहती हैं साल भर में हम आपको 770 रुपए के बजाय 1000 रुपए दे देंगे। ये ले जा करके 1000 लोगों से इकट्ठा करती है, 5000 लोगों से इकट्ठा करती हैं, बाकी लोगों लेंडिंग करती हैं, उनसे ज्यादा ब्याज लेते हैं और आपको देते हैं। ये है। तो जब हम इन कंपनीज को देखते हैं और इस तरीके से देखते हैं तो हमको बड़ी क्लियर कट कहानी समझ में आने लगती है। नाउ वी कम टू मॉडल्स ऑफ डिजिटल लेंडिंग। मॉडल्स ऑफ डिजिटल लेंडिंग। तो जो ये बीएसएल मॉडल बोलते हैं, बैलेंस शीट लेंडिंग। बैलेंस शीट लेंडिंग का मतलब ये होता है, एक बैलेंस शीट होती है कि आपकी कितनी आवक है, कितनी जावक है, योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और उसमें आपके कितने प्रॉफिट्स हैं। ये बैलेंस शीट बनती है आपकी। बनती कि नहीं बनती बैलेंस शीट? इस बैलेंस शीट में आपके पास जो पैसा है उसको जब लेंडिंग करते हैं तो इसको हम बोलते हैं बीएसएल लेंडिंग, बैलेंस शीट लेंडिंग। दिस इज बैलेंस शीट लेंडिंग, बीएस लेंडिंग। अब जब हम अपना पैसा लेंड करते हैं तो देयर इज अ क्रेडिट रिस्क। हमने पैसा दिया और आपने नहीं लौटाया तो क्रेडिट रिस्क है कि नहीं है? तो बीएसएल मॉडल हैज अ क्रेडिट रिस्क। और दूसरा है एमपीएल मॉडल। ठीक है, मार्केट प्लेस लेंडिंग, एमपीएल मॉडल है। देखो ये एमपीएल मॉडल जो है, मार्केट प्लेस लेंडिंग मॉडल, इसको जरा समझना। आपके पास कोई आता है और आपसे कहता है कि आपको लोन चाहिए, आप कहते हैं हाँ चाहिए, बोले हम दिलवा देते हैं आपको। तो जो मार्केट प्लेस मॉडल है, ये मार्केट प्लेस मॉडल में दूसरे का पैसा दिलवा रहे हैं, यही है ना मार्केट प्लेस मॉडल। एक किसी ने कुछ बना दी, बोले हम किसी बैंक के प्रतिनिधि के रूप में काम कर, बैंक से पैसा दिलवा रहे हैं और बीच में अपना कमीशन खा रहे हैं। देखा है कि नहीं देखा है? उनका अपना कुछ नहीं जाता है, बैंक का पैसा डूबे बैंक जाने, हमने तो आपको दिलवा दिया था। ठीक है, तो इस तरह में कुछ इन कंपनीज को हम बोलते हैं फिनटेक कंपनीज। क्या बोलते हैं? फिनटेक। फिन मतलब फाइनेंस, टेक मींस टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, ये काम करती हैं। ठीक है, अब हुआ क्या कि अचानक ये देखा गया कि जो कंपनीज हैं उनका लोन डिसबर्सल बहुत ज्यादा हो गया। लोन डिसबर्सल मतलब जो लोन दिया गया है उसको दिया बहुत ज्यादा गया। अभी लोन डिसबर्सल इतना हो गया कि 2017 से 2020, 2017 to 2020, the loan disbursal through digital mode increased by 12 times. 12 गुना बढ़ गया, 1100% बढ़ा है डिजिटल लेंडिंग। और जो नेचर ऑफ लोन है वो पर्सनल लोन्स हैं, एंड देन फॉलोड बाय एमएसएमईज, फॉलोड बाय एमएसएमईज। एमएसएमईज मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब क्यों आरबीआई को रेगुलेट करना पड़ रहा है? ये यदि 12 टाइम्स बढ़ा है, इसका मतलब इट इज अलार्मिंग टू अस। ये बदमाशी हो रही होगी, इतना ज्यादा कैसे लोन लेने लगे लोग। और ये 17 से 20 है, 20 से 24, 20 से 22 होता
तो हम सोचते एक बार भाई 20-21, 21-22 पंगे रहे हैं, और 22-23 तो ठीक हो गया है। तो यदि इस समय बढ़े होते तो हमको लगता कि हाँ चीज है, ये तो यहां पर कब बढ़ा, 2017-19 जब मार्केट बहुत अच्छा था। ठीक है, तो क्यों रेगुलेशन की जरूरत है? तो नंबर 1, exponential rise in illegal apps, exponential rise in illegal apps, ठीक है। आप ऐसे समझिए, there are around 1100 Android apps, out of which 600 are illegal data. अनरजिस्टर्ड एप्स हैं, नो रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई और नो अप्रूवल फ्रॉम द आरबीआई, कुछ अप्रूवल नहीं लिया, बस कर रहे हैं। देन चार्जिंग एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट रेट्स, मैंने बताया ना, यूजोरी प्रैक्टिसेस। यूजोरी मतलब एग्जॉर्बिटेंट टैक्सेशन है, एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट रेट है। अनएथिकल रिकवरी, तीसरा पॉइंट, अनएथिकल रिकवरी। रिस्क टू फाइनेंशियल सेक्टर्स, हमने एक ऐप बनाया, हमने बैंकों से लोन खुद उठाया और बांट दिया, हम खुद ही भाग गए। ऐप बनाने वाला भाग गया, पैसे वैसे बटोरे, लिया सबसे बटोरा और खुद ही गायब हो गया। अब उसने तो अरबों रुपए कमा लिए और निकल लिया वो लंदन। अब ढूंढते रहो लंदन में उसको। देन डेटा लीक्स, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीकेज, prone to cyber attacks, prone to cyber attacks। आपके फोन में सेंध मारी तो उन्होंने कर ही दी है ना। अब आपने अपना एक बैंक अकाउंट में पैसा डाल रखा है 5 लाख रुपया, आपने कहा डाला, टक टक टक, आपका कार्ड, आपका नंबर, आपका उसके ओटीटी जो भी डालना हो वो फटाफट डाला, पता लगा वो सब वहां पे रजिस्टर्ड हो रहा है। आपने अपना फोन रखा, उधर से उसने पैसा निकाल लिया। अब क्या करोगे बेटा तुम? तो ये चीजें हैं। और इसलिए उन्होंने डिजिटल लेंडर्स को 3 ग्रुप्स में बांटा आरबीआई ने। नंबर 1, रेगुलेटेड बाय आरबीआई एंड परमिटेड बाय आरबीआई। ठीक है। नंबर 2, ऑथराइज्ड बाय स्टेचूटरी प्रोविजंस बट नॉट रेगुलेटेड बाय आरबीआई। स्टेचूटरी, कानूनन वो कर सकते हैं, आपको पता है, आप भी कर सकते हो मनी लेंडिंग। यदि आपकी इनकम का 50% इंटरेस्ट से आता है, उससे कम, तो आप मनी लेंडिंग कर सकते हो, लेकिन करना मत। ये वैसे हम बहुत सारे लोगों को नहीं बोल सकते हैं, खास तौर से ललितपुर वालों को। ठीक है। और तीसरा, अनऑथराइज्ड, नीदर स्टेचूटरी, working under statutory laws, nor they are under the supervision of RBI, they are completely unauthorized। और इसलिए आरबीआई ने रिकमेंडेशन किया है कि कुछ लॉ बनाए जाएं ताकि इलिजिटिमेट लेंडिंग एक्टिविटी को रोका जा सके। आरबीआई हैज रिकमेंडेड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट लॉज to protect the interest of the consumers or the borrowers against illegitimate lending activity, against illegitimate lending activity। बहुत सरल ढंग से हम बोल रहे हैं, आप कैसे भी लिख सकते हो। पहला, रिड्यूस द रोल ऑफ लोन सर्विस प्रोवाइडर्स, जो मार्केट प्लेस वाला उनको कम करो।
Then LSP's fees should be given to the banks directly, not to the LSP. जैसे LSP है, ठीक है ना, लोन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं. जैसे मान लीजिए हम लोन सर्विस प्रोवाइडर हैं, हमने कहा हम आपको लोन दे देंगे, आप हमको 10,000 रुपया दे देना. तो ये कहा जा रहा है 10,000 रुपया लोन सर्विस प्रोवाइडर नहीं लेगा, वो बैंक को देंगे, बैंक उनको देगा. तो हमारे पास एक रास्ता बन गया ना, नहीं तो वो अपना कमीशन बढ़ा कर लेते थे. तो क्या कह रहे हैं, fee for LSP to be paid to the banks itself. Prevent exploitation by deciding annual interest rate and disclosed to the customer कि आपका इंटरेस्ट इतना होगा, इतना आपको देना पड़ेगा. Then grievance redressal cells to be created. शिकायतों के निवारण का तंत्र भी होना चाहिए. अब ये तो हमने उनको ऑर्डर दे दिया कैसे कर लेना, लेकिन आप ये सोचो कि हम जब पैसा दे रहे हैं तो हमको 2-3 चीजें और देख लेनी चाहिए. भाई जिनको हम पैसा दे रहे हैं वो लौटा पाएंगे कि नहीं लौटा पाएंगे. क्रेडिट वर्दीनेस बोलते हैं इसको. साख कितनी है इनकी. कोई आके तुमसे मांगे कि हमको 1 लाख रुपए दे दो, आप उसको दे दोगे? जिसकी औकात 5,000 रुपए महीने कमाने के नहीं, वो 1 लाख रुपए आपका कैसे लौटाएगा? तो ये क्रेडिट वर्दीनेस है आपकी. दूसरा, मैंडेटरी डिस्क्लोजर होना चाहिए. मैंडेटरी डिस्क्लोजर, यदि कोई भी कंपनी काम करे तो बताए हम ये जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन टाइप का होता है ना, तो मैंडेटरी डिस्क्लोजर होना चाहिए. आवश्यक रूप से वो अपनी सारी शर्तें इंटरनेट पे डालें, चीजों को रखें. और जो सबसे बड़ी बात यह है, प्यूनिटिव एक्शन अगेंस्ट द इल्लीगल ऐप प्रोवाइडर्स. जो इल्लीगल एप्स बना रहे हैं उनको भी सजा दी जाए. ये कहानी कही है RBI ने.